मैं तो बस बोल रहा था। इसे इतना गंभीरता से मत लो। वैसे भी बारबेक्यू के लिए आधा वसा और आधा मांस होना जरूरी है, लेकिन ये फैटी तो सिर्फ वसा है, इसलिए मुंह लग रहा है। नेहा ने अर्जुन को पांव से मारकर हवा में उड़ा दिया और उसे चुप कर दिया। ये बदमाश वास्तव में जैसे पेशेवर कुक की तरह टिप्पणी कर रहा था। शुरुआत में सभी थोड़े घिन महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बोलता रहा और हवा में जलती हुई गंध बढ़ती गई, उनके पेट में उथल पुथल होने लगी। बेवकूफों, बस अभी तुम्हें इंतजार करना होगा। तुमने पूरे अधर्मी मार्ग को उकसाया है और हमारी सजा भुगतोगे। हम तुम्हें मेरी पीड़ा 1000 गुना लौटाएंगे। हाफ स्टेप किंग ने गाली दी। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो टावर में फंसा था और बाहर की आग ने उसे बाहर निकलने से रोक दिया। उसे केवल अंदर ही मौत के लिए आज्ञाकारी रूप से इंतजार करना था। आग में मरना एक परेशान करने वाली मौत थी। अरे पुराना भूत, इतना अशिष्ट मत बनो। मेरा बॉस तुम्हारी वजन कम करने में मदद कर रहा है, लेकिन इसके बजाय तुम उसे गाली दे रहे हो। अर्जुन राघव के पीछे चला गया और हाफ स्टेप किंग को गाली दी। ये जगह सुरक्षित थी, कोई उसे नहीं मार सकता था। अब सभी ने देखा कि हाफ स्टेप किंग ने वास्तव में काफी वजन खो दिया था। इन लपटों का प्रभाव वाकई अद्भुत था। तुम अफट। जब उसने देखा कि सभी लोग उत्सुकता से उसे देख रहे हैं और अर्जुन की बातों को मान रहे हैं, तो हाफ स्टेप किंग ने एक मुंह से खून उगल दिया। उगलते ही खून को आग ने तुरंत जला दिया। हाफ स्टेप किंग अर्थ फ्लेम की लगातार रोस्टिंग को रोक नहीं सका और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अंडरवर्ल्ड सोल बाइंड। राघव ने सीमा की ओर देखा और उसने तुरंत समझ लिया। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फूट पड़ी और हाफ स्टेप किंग की बेहद कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत उसकी आत्मा पर नियंत्रण कर लिया। आग बिखर गई और हाफ स्टेप किंग राघव के ग्रास में आ गया। राघव ने उसके डेंटियन पर किक मारा और उसकी साधना आधार को अपंग कर दिया। वो प्रभा की ओर मुस्कुराया। अधर्मी मार्ग के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक को पकड़ना काफी रिसोर्सेज के बराबर होना चाहिए, है ना? अधूरा घायल, आधे मर चुके हाफ स्टेप किंग को देखकर प्रभा लंबे समय तक कुछ कह नहीं पा रही थी। इस गढ़ के बाहर प्रभा ने एक देर से फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को जीवित पकड़ रखा था। यह हेड सेक्ट और ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ को जवाब देने के लिए था, लेकिन अब राघव ने एक हाफ स्टेप किंग को जीवित पकड़ लिया था। ये एक चौंकाने वाली उपलब्धि थी, जो संभवतः एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की प्रतिष्ठा को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा देगी। ये न केवल कई चीजों के बदले इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि हमारे ईस्टर्न वेस्टलैंड की ब्रांच सेक्ट को हेड सेक्ट के सामने थोड़ा जल निकास भी मिलेगा। प्रभा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। प्रभा ने बोन टावर को भी संभाल लिया। हालांकि ये मूलतः टूटा हुआ था, ये उनकी लड़ाई लूट का प्रतीक था। ये एक मूल्यवान स्मृति चिन्ह था। इस समय ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी राघव के पास पहुंच चुके थे। वे बेहद उत्साहित थे। उनकी लड़ाई की उत्तेजना अब भी बह रही थी। उनके एक्सप्रेशन से लगता था कि वे फिर से लड़ने के लिए लालायित थे। प्रभा और अन्य समुद्र विस्तार एल्डर्स भी खून से लथपथ ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स का उत्सुकता पूर्वक निरीक्षण कर रहे थे। वे शांत नहीं रह सके। 300 से अधिक रैंक 3 सेलेस्टियल्स, जिनमें प्रत्येक में असीमित क्षमता थी। हालांकि वे अभी समुद्र विस्तार में ही आए थे और उन्हें अर्ली चरण तक नहीं माना जा सकता, फिर भी वे समुद्र विस्तार रियल्म पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम थे। और जब वे बढ़ेंगे तो ये समूह कितना भयावह बन जाएगा। इसके अलावा सीमा, नेहा और अन्य भी रैंक 4 सेलेस्टियल्स थे, जो फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मार सकते थे। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, भले ही वे उसका साधना आधार नहीं बता सकते थे और जानते थे कि वह सेलेस्टियल नहीं है, उसकी शक्ति फिर भी सभी के बीच पीक पर थी। बस फिलहाल सिद्धार्थ जमीन पर बैठा हुआ था और पागल की तरह खाना खा रहा था। इसके अलावा इस भयानक समूह का नेतृत्व एक सर्वोच्च राक्षस राघव कर रहा था। यहां तक कि प्रभा का भी दिल तेजी से धड़क रहा था। वर्तमान ड्रैगन ब्लड लीजन ने अंततः अपनी प्रतिभा दिखाई थी। यह स्पष्ट था कि राघव ने इमेमोरियल पाथ के भीतर किसी तरह का मिरेकल पाया था, ताकि वह एक बेजोड़ सेना बना सके। चलो चले। प्रभा ने सभी को स्थानिक पोर्टल तक लाया। एक हाथ सील बनाते हुए हेवन कैचिंग ड्रम ने गर्जना की
लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर को तान दिया गया हो। आह, तो संप्रदाय मास्टर, आप तो शुरू से ही तैयार थी। अर्जुन आश्चर्यचकित था। वह बस ये सोच रहा था कि वे इस सील दुनिया से कैसे बाहर निकलेंगे। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम सबकी तरह हूं और कभी परिणामों के बारे में नहीं सोचती? जब मैंने अंदर आने की हिम्मत की तो मैं स्वाभाविक रूप से जब चाहूं बाहर निकल सकती हूं। प्रभा ने आंखें घुमाते हुए कहा। ऐसा क्यों लग रहा था कि ये लड़के उसे तुच्छ समझ रहे थे? हेवन कैचिंग ड्रम ने अनगिनत रून्स छोड़ दिए जो सभी के चारों ओर लपेट गए। उन्होंने स्पेस ट्विस्टिंग महसूस किया और पाए कि वे उस युद्ध क्षेत्र पर थे जहां से उन्होंने प्रवेश किया था। वे बाहर आ गए हैं। संप्रदाय मास्टर, मठ प्रमुख, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, आप सभी जीवित बाहर आए। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों और बड़ों ने सभी ने जयकार की। कुछ ने तो खुशी के आंसू भी बहाए। जब वे निकलने वाले थे तब उन्हें पूरी तरह नष्ट होने के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने सोचा था कि वे इन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि वे प्रवेश करने के समय की तुलना में एक भी कम नहीं थे। हालांकि वे सभी रक्त से सने हुए थे, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से एक तीव्र लड़ाई का सामना किया था। सभी ने जयकार की। समुद्र विस्तार एल्डर्स खुद को शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रोक सके। हां, वे खून से सने थे, लेकिन ये उनके दुश्मनों का खून नहीं था, ये उनका अपना खून था। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की सुरक्षा के बावजूद वे अंतिम हमले से घायल हुए थे। उनमें से कई मठ प्रमुख थे और उनके शिष्य उनके पास आए, जयकार करते हुए। उनके दिल में उनके मोनेस्ट्री हेड सच्चे नायक थे। सभी आपका समर्थन के लिए धन्यवाद। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट इस कृपा को हमेशा याद रखेगा। प्रभा ने गंभीर स्वर में उनके पास आए विभिन्न संप्रदाय नेताओं से कहा। मूल रूप से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के अधीन दर्जनों छोटे शक्तियां थी, लेकिन जब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर हमला हुआ और प्रभा ने उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की तो वे सभी बच निकले और मदद करने से इनकार कर दिया। केवल 7 संप्रदायों ने उनकी मदद की। हालांकि वे ज्यादातर बेकार थे, उन्होंने फिर भी पूरी ताकत से सहायता की। केवल इसी समय यह देखा जा सकता था कि असली मित्र कौन है। उनमें से एक संप्रदाय नेता ने सिर हिलाया। 100 साल पहले भी हमारी प्योर वाइन गेट एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की सुरक्षा में थी। आपने जो कृपा दी है उसे हम चुकता नहीं कर सकते। सही है, जब रिमोट हेवन गैंग हमें दबा रहे थे और निगलने की कोशिश कर रहे थे, तब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ने हमें जीवित रहने में मदद की। हमारे लिए यहां आना तो करना ही था। कुछ लोग दूसरों की भलाई भूल जाते हैं। अगर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट नहीं होता तो वे पहले ही दूसरों द्वारा निगल लिए जाते, एक और संप्रदाय नेता ने कहा। आने से पहले उन्होंने अन्य समान संप्रदायों को सूचित किया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया, बल्कि कहा कि खुद को मृत्यु के लिए मत भेजो, और ये कहा कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट काफी घायल है और निश्चित रूप से कमजोर होगी और उन्हें स्वतंत्र खड़ा होना चाहिए ताकि वे इसके साथ खींचे न जाए। जैसे ही उन्होंने सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त किया, उन्हें रिमोट हेवन गैंग से धमकी भी मिली। हालांकि उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि रिमोट हेवन गैंग अकेले ईस्टर्न वेस्टलैंड पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की मदद करना रिमोट हेवन गैंग के साथ दुश्मन बनना था। सच में मुझे शक है कि अधर्मी मार्ग का स्नीक अटैक रिमोट हेवन गैंग द्वारा उकसाया गया था। समय बहुत संयोगपूर्ण है। टीसीएच, तुम क्यों खांस रहे हो? तुम भी जानते हो। प्रमाण नहीं होने पर क्या? इसके 90% संभावनाएं रिमोट हेवन गैंग से संबंधित है, एक छोटे संप्रदाय नेता ने शाप दिया। वह सही था। चुपके से हमला बहुत अचानक और भयंकर था, और समय बहुत संयोगपूर्ण था। यदि प्रभा अपनी मूल योजना के अनुसार लौटती, तो जब वह लौटती, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट नष्ट हो चुका होता। लेकिन शायद ये कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का कामिक लक अभी खत्म नहीं हुआ था। वह ठीक समय पर लौटी ताकि सेक्ट को नष्ट होने से बचा सके। इसके अलावा अधर्मी मार्ग के रास्ते में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट तक कई छोटे संप्रदाय थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया गया। उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से एक्सुएंशन दाओ सेक्ट और उनके सुपर मोनास्ट्रीज थे। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको प्रमाण चाहिए।
इसलिए किसी और ने खांसी करके उसे याद दिलाया कि वह ऐसा नहीं कहे, लेकिन उस व्यक्ति को परवाह नहीं थी। चाहे उन्होंने सहयोग किया या नहीं, इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। प्रभा ने सिर हिलाया। रिमोट हेवन गैंग एक विशाल शक्ति थी और उनके कई अधीनस्थ शक्तियां थी। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट काफी घायल था। रिमोट हेवन गैंग निश्चित रूप से इस समय का फायदा उठाकर धमकियां देगा और तटस्थ शक्तियों को अपने पक्ष में ले आएगा। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का अनुसरण करने वाले संप्रदायों में भी ट्रेटर्स दिखाई दिए। उनके लिए तटस्थ शक्तियों को अपने पक्ष में लाना बहुत आसान था। सेक्ट मास्टर, मैं अपने भाइयों के साथ एक्सुएंशन दाओ सेक्ट छोड़ने की योजना बना रहा हूं। अचानक राघव ने कहा। क्या? प्रभा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बाकी सभी भी हैरान थे, जिसमें ड्रैगन ब्लड लीजन भी शामिल था। केवल सीमा, अर्जुन और अन्य शांत थे। वे पहले से ही इस परिणाम का अनुमान लगा चुके थे। हालांकि ये थोड़ा अचानक है। मुझे आशा है कि आप शिष्य के इस्तीफे को स्वीकार करेंगी, राघव ने कहा। कारण बताओ। प्रभा का अभिव्यक्ति गंभीर था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि राघव इतना बेरहम क्यों है, या क्या वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को तुच्छ समझता है। इस बार इमेमोरियल पाथ में बहुत कुछ हुआ। मैं धीरे धीरे एक सिद्धांत को समझने लगा हूं। मार्शल पाथ की संघर्ष बहुत क्रूर होती है। पहले मेरे पास बहुत से संदेह थे क्योंकि मेरे पास लोग थे। मैंने सब सहा और खुद को संयमित किया, लेकिन इसके बदले में मुझे केवल अनंत योजनाएं और मेरी जान लेने की कोशिश मिली। इसलिए इस बार मैंने तय किया है कि मैं खुद को संयमित नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह अपनी दांत दिखाना चाहता हूं। मैं अब अपने विरोधियों की स्थिति, उनके पृष्ठभूमि या उनकी शक्ति के बारे में कोई संकोच नहीं करूंगा। कल्टीवेशन का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। जब कोई ये साहस खो देता है तो उसके पास मौजूद लोग एक एक कर गायब हो जाते हैं। इसलिए इस बार मैं अपनी जान अपने सभी भाइयों के साथ डालने की योजना बना रहा हूं। राघव ने ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की ओर देखा। उसने गंभीरता से कहा, वे सभी मेरे गर्म खून वाले भाई हैं। हमारे दिल जुड़े हुए हैं, और अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालता हूं तो मुझे पता है कि वे सभी बिना हिचकिचाहट के वही करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को प्रभावित नहीं करना चाहता। प्रभा गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? हमें प्रभावित करना? तुम मेरे शिष्य हो और हम एक परिवार हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे शब्द बहुत हृदयहीन हैं? और वैसे भी सब खत्म हो चुका है। हमने अधर्मी मार्ग की दो शक्तियों में से एक को समाप्त कर दिया। वे अस्थायी रूप से पलटवार नहीं कर पाएंगे। तुम्हें किस बात की चिंता है? राघव के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आया। संप्रदाय मास्टर, आप बहुत सरल सोच रहे हैं। अधर्मी मार्ग के खिलाफ यह हमला मेरी प्रतिशोध योजना का सिर्फ पहला कदम था। सिर्फ पहला कदम? सभी लोग चौंक गए। 2 हाफ स्टेप किंग्स और दर्जनों बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों को क्रिपल और मारना, साथ ही लाखों एलीट डिसाइपल्स को समाप्त करना केवल शुरुआत थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कारण क्या है। मेरी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों को जब चाहे छोड़ने की अनुमति नहीं है। प्रभा ने राघव का हाथ पकड़ा। इसके अलावा तुमने मुझे वादा किया था कि अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो तुम मेरी रक्षा करोगे। क्या यह हो सकता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारे शब्द अब कोई महत्व नहीं रखते? राघव का दिल थोड़ा गर्म हुआ, लेकिन उसने दोषी होकर कहा, मैं भी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार एक्सुएंशन दाओ सेक्ट मेरा घर है, लेकिन अगर मैं नहीं रहूंगा तो शायद पूरी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट नष्ट हो जाएगी। अगर नष्ट हो गई तो हो गई। हमने एक बार तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत की, तो फिर से कर सकते हैं। राघव, तुम्हें एक्सुएंशन दाओ सेक्ट छोड़ने की अनुमति नहीं है। तुम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का गर हो और हमारा नैतिक स्तंभ हो। एक मॉनेस्ट्री हेड ने कहा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, मत जाओ। हम जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो चीज राघव को चौंका कर गई वो ये थी कि अजनबी चेहरे एक एक करके भावुक होकर चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें पूरे आकाश में गूंज रही थी। देख रहे हो, तुम ही हो जिन्होंने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की सजा को सही मार्ग पर लाया। तुम नहीं जा सकते।
प्रभा ने पैशनेट एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। राघव का भाव जटिल था। जब उसने देखा कि ये भावुक शिष्य उसे पूजा की नजरों से देख रहे हैं, उसका दिल फट रहा था। राघव, हमें लेकर कोई संदेह मत रखना। हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चलो संप्रदाय वापस चलते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राघव पीछे न हटे, प्रभा ने आयरन को गर्म पाया और सीधे राघव को एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की दिशा में खींच लिया। राघव असहाय था। अगर वह इस समय एक्सुएंशन दाओ सेक्ट छोड़ देता तो वो बहुत से लोगों को चोट पहुंचाता। वो फिर से थोड़ा खो गया हो गया। उनकी ग्रैंड आर्मी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट लौट आई। जब वे पहुंचे और संप्रदाय में पैक किए गए लोगों को देखा तो प्रभा का भाव बदल गया। प्रभा, राघव को सौंप दो, नहीं तो हम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को जमीन बिछा देंगे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के भीतर से एक उग्र दहाड़ गूंजा। हजारों विशेषज्ञ अब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर कब्जा कर चुके थे। उन सभी में शक्तिशाली आभा था और उन्होंने अपनी हत्या के इरादे को बिल्कुल भी छुपाया नहीं। पुरानी दौड़। प्रभा चौंकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके स्वागतकर्ता उनके अपने शिष्य नहीं होंगे, बल्कि हजारों प्राचीन जाति विशेषज्ञ होंगे। ये सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, विभिन्न बड़े प्राचीन दौर से। सभी कम से कम बुनियादी निर्माण तक पहुंच चुके थे और उनमें से 10 से अधिक के पास असाधारण शक्तिशाली आभा थी। वे आधे कदम राजा थे। वो गुस्सैल दहाड़ एक प्राचीन जाति बुजुर्ग से आई थी, जिसकी पीठ पर 2 सुनहरे पंख थे। प्राचीन जातियां हमेशा तटस्थ रही हैं। तुमने अचानक मेरी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर हमला कर दिया। क्या तुम सोचते हो कि हम आसान लक्ष्य हैं? प्रभा ने गुस्से में दहाड़ लगाई। यह बिल्कुल असहनीय था। 10 से अधिक हाफ स्टेप किंग्स ने हजारों बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर कब्जा कर लिया था। यह एक पूर्ण अपमान था। एंशिएंट रेसेस आमतौर पर एकांत में रहते थे और दुनिया से बहुत कम इंटरैक्शन करते थे। सभी जानते थे कि उन्हें भड़काना असंभव है, लेकिन अब उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति की अफवाहें भी उन्हें पूरी तरह न्याय नहीं देती। 10 से अधिक हाफ स्टेप किंग्स और हजारों बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हमारे प्राचीन दौड़ हमेशा अपनी ही दुनिया में रहे हैं, खासकर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के मामले में। लेकिन तुमने एक जानवर पैदा कर दिया जिसने हमारे शिष्यों का नरसंहार किया। आज यदि तुम राघव और अन्य मुख्य अपराधियों को नहीं सौंपते तो 800 संबद्ध प्राचीन जातियां तुम्हारी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को नष्ट कर देंगे। विंग्ड एल्डर ने दहाड़ लगाई। यह एल्डर फेदर रेस का पेट्रियार्क था। वो हाफ स्टेप किंग और एंशिएंट रेसेस के नेताओं में से एक था। भव्य वह वंशज था जिस पर उसे सबसे अधिक एहसान था। वो फेदर रेस की बढ़ती आशा थी। जब उसे पता चला कि वह मारा गया, उसने खून उगल दिया। जब प्राचीन जाति के शिष्य जिन्होंने इमेमोरियल पाथ से बचकर आया, उन्होंने हुआ का विवरण बताया तो सभी प्राचीन जातियां क्रोधित हो गई। उनके 90 से अधिक कुलीन शिष्य मारे गए थे और उनके शिखर विशेषज्ञ भी वध हो गए थे। यह सुनकर कि इतने सारे रैंक 4 सेलेस्टियल्स होने के बावजूद मारे गए, उन्होंने क्रोध में उबल गए। वे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में घुस गए, सभी शिष्यों को कैद किया और प्रभा के लौटने का इंतजार करने लगे। अब जब वो लौट आई, उन्होंने तुरंत शर्त रखी, या तो राघव सौंपो या एक्सुएंशन दाओ सेक्ट नष्ट कर दी जाएगी। वे सिर्फ घमंड नहीं कर रहे थे। 16 हाफ स्टेप किंग्स और हजारों बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों को प्राचीन दौड़ की पूरी शक्ति माना जा सकता था। वे सिर्फ राघव को मारना नहीं चाहते थे, वे अपनी रोष दिखाना चाहते थे और पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड को यह सिखाना चाहते थे कि जो प्राचीन दौड़ को गुस्सा दिलाने की हिम्मत करेगा, उसे भयंकर कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के पास हेड सेक्ट का समर्थन नहीं होता तो उन्होंने पहले ही सभी शिष्यों को मार दिया होता और सेक्ट को नष्ट कर दिया होता। तो चलो देखें कि तुम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को कैसे नष्ट करोगे। अगर तुम आज मेरी संप्रदाय को नष्ट कर दोगे तो हेड सेक्ट के लोग आकर तुम्हें जड़ से उखाड़ देंगे। क्या तुम ये करने की हिम्मत रखते हो? प्रभा ने स्नीयर किया, उसके अहंकार पूर्वक ये कहने की कि वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को नष्ट कर देगा। यह बिल्कुल असहनीय था। प्रभा को विश्वास नहीं था कि वह सच में अपनी संप्रदाय को नष्ट करने की हिम्मत करेगा, लेकिन यह सच था कि उसके पास वह शक्ति थी।
तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो। उसने दहाड़ लगाई। तुम ही पूरी तरह अनुचित हो। क्या तुम्हारे कार्यों मेरी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की गरिमा के अनुरूप हैं? प्रभा ने जवाब दिया। उसने प्रका के केंद्र में स्टैचू की ओर इशारा किया। वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का चिन्ह था। यह वास्तव में प्राचीन जातियों द्वारा आधा नष्ट कर दिया गया था। हम अनुचित हैं, बेवकूफ। वह जानवर जिसे तुमने पैदा किया, उसने हमारे प्राचीन जाति के शिष्यों का नरसंहार किया। तुम यह कर्ज कैसे चुकाओगे? एक एल्डर ने दहाड़ लगाई, जिसका हाथ क्लॉ जैसा था। वह ग्रेट ईगल रेस से था और वह भी हाफ स्टेप किंग था। उसे सबसे अधिक गुस्सा आया क्योंकि उसके ग्रेट ईगल रेस के कोई भी शिष्य जीवित नहीं लौटे। यह सुनकर प्रभा ने अचानक समझ लिया कि राघव एक्सुएंशन दाओ सेक्ट छोड़ना क्यों चाहता था। लेकिन वह पहले से तैयार थी और उसने फिर भी उपहास किया। तो क्या हुआ? मार्शल पाथ का संघर्ष यह तय करता है कि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है। क्या तुम्हारे प्राचीन जातियों को दूसरों को मारने का अधिकार है, जबकि अन्य कोई विरोध नहीं कर सकते? हालांकि उसने पूरी कहानी नहीं जानी थी। वह प्राचीन जातियों की अहंकार देखकर और उनके मानव जाति को शिकार मानने की आदत देखकर अनुमान लगा सकती थी कि क्या हुआ। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव इतना निर्दयी होगा। ऐसा लगता था कि उसने वाकई मैसिव संख्या में प्राचीन जाति के शिष्यों को मारा था। लेकिन प्रभा ने सावधानी छोड़ दी। उसे लगा कि अगर उसे मरना भी पड़े तो वह ऐसे पियरलेस जीनियस को उनके हाथ नहीं दे सकती। राघव एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के ईस्टर्न वेस्टलैंड ब्रांच का गौरव था। तुम जानबूझकर मौत की ओर बढ़ रहे हो। फेदर रेस के हाफ स्टेप किंग ने गुस्से में दहाड़ लगाई। इतनी बकवास मत बोलो। हमारी लड़ाई का साधारण शिष्य से कोई लेना देना नहीं है। वे निर्दोष है, इसलिए उन्हें छोड़ दो, राघव ने कहा। ब्रूट, मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। तुम्हारी त्वचा उखाड़ दूंगा, मांस फाड़ दूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा। यह बाद में देखेंगे। पहले निर्दोष लोगों को छोड़ दो, राघव ने कहा। फेदर रेस के हाफ स्टेप किंग का क्रोध आसमान छू गया, लेकिन उसने थोड़ी तर्कसंगता बनाए रखी और हाथ हिलाया। एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ ने उपहास किया। हम तुम्हें कचरा का ये समूह देंगे। मानव जाति सच में कचरा पर पैसा खर्च करना पसंद करती है। उसके हाथ में एक बैग प्रकट हुआ। यह पता नहीं था कि किस छिपाने से बना था, लेकिन यह शक्तिशाली उतार चढ़ाव छोड़ रहा था। उसने इसे खोला और लोगों का एक समूह बाहर गिर पड़े। वह बैग एक अत्यंत दुर्लभ स्थानिक वस्तु था। जो डिसाइपल्स एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की रखवाली में थे, वे सभी बाहर गिर पड़े। उन डिसाइपल्स को देखकर एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के विशेषज्ञों के आंख लगभग सॉकेट से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने दांत इतनी ताकत से कसे कि वे चरमराए। वे डिसाइपल्स पूरे शरीर में सुई लगे हुए थे। वे खून से लथपथ थे और उनके गले पशुधन की तरह शैकल्स में बंद थे। उनके शैकल्स सभी चेन से जुड़े हुए थे। हीन मानव जाति, हम तुम्हें जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे। तुम बस एक रक्त के रंग का प्रकाश उड़कर आया। उस व्यक्ति का स्नियर बीच में ही कट गया क्योंकि वह विस्फोट हो गया। हट, तुम जानवर। राघव ने उस प्राचीन जाति विशेषज्ञ को मारने के बाद भी अपनी हत्या का इरादा कम नहीं किया। उसने भीड़ में सरोजनी को देखा। थोड़ा जानवर, तुम हिम्मत रखते हो, उसे मारो। प्राचीन जाति विशेषज्ञ पहले से ही पागल होने के कगार पर थे और राघव के हमले ने उन्हें उकसा दिया। वे सभी अपनी शक्तिशाली औरस छोड़कर राघव की ओर दौड़े। ड्रम की आवाज गूंज उठी और हमलावर एक भयानक बल से पीछे हट गए। प्रभा आकाश में खड़ी थी, हेवन कैचिंग ड्रम उसके ऊपर। उसने प्राचीन जाति विशेषज्ञों को बर्फीली नजरों से घूरा। बाकी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की सेना जल्दी से ऊपर गई और उन शिष्यों को बचाया जिन्हें अत्यंत कमजोर अवस्था में यातना किया गया था। राघव ने सरोजनी की मदद की, आंखों में दर्द। सरोजनी ने आहें भरी। बड़ी बहन दिन ब दिन बेकार होती जा रही है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये जानवर बहुत मजबूत है। अभी आराम करो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा बदला कैसे लूंगा। राघव के पास सीमा और नेहा थे जो सरोजनी का समर्थन कर रहे थे। अभी अभी उसका रोष फूट पड़ा था, लेकिन अब उतनी ही जल्दी वो शांत हो गया।
उसने उन दबंग प्राचीन जाति विशेषज्ञों की ओर देखा। प्रभा, क्या तुम हमें मजबूर करने की कोशिश कर रही हो? फेदर रेस का हाफ स्टेप किंग एक प्राचीन धनुष निकालकर खड़ा हुआ, जो भयानक उतार चढ़ाव छोड़ रहा था। अटैक किए बिना भी यह स्पष्ट था कि यह एक किंग आइटम था। दूसरे हाफ स्टेप किंग्स ने भी किंग आइटम्स निकाल लिए। अब 17 राजा आइटम प्रकट हुए। उनकी शक्तियां रिलीज होने से पहले ही वे अपने चारों ओर स्पेस को ट्विस्ट कर रहे थे। एक्टिवेट होने के बाद एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ब्लेड टू बिच हो जाएगा। मैं छत की टाइल बने रहने से बेहतर हूं कि जेड की तरह टूट जाऊं। प्रभा ने हाफ स्टेप किंग्स को बर्फीली नजरों से घूरा और एक कदम भी नहीं झुका। 16 किंग आइटम्स का सामना करने के बावजूद उसका एक्सप्रेशन डिटर्मिन था। जेड की तरह टूटो, जेड की तरह टूटो, जेड की तरह टूटो। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के डिसाइपल्स प्रभा के प्रदर्शन से प्रभावित हुए। वे सभी दहाड़े और किंग आइटम्स की शक्ति से उनका डर गायब हो गया। उनका खून उबल उठा। वास्तव में वे थोड़े पागल भी लग रहे थे। प्राचीन जातियां बिल्कुल असहनीय थी। उन्होंने उनकी संप्रदाय के शिष्यों का अपमान किया था। शक्तिशाली दुश्मनों के दबाव में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ने अभूतपूर्व सामंजस्य दिखाई। इस दबाव ने उनकी दृढ़ संकल्प को बाहर निकाला। संप्रदाय मास्टर, राजा आइटम सक्रिय करो। हम इन कमीने के साथ मौत तक लड़ेंगे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्यों ने दहाड़ा। अगर शक्ति अंतर न होता तो वे पहले ही चार्ज कर चुके होते। वे केवल यही उम्मीद कर रहे थे कि प्रभा किंग आइटम एक्टिवेट करे और अपनी सबसे शक्तिशाली अटैक लॉन्च करे। हालांकि वे जानते थे कि इस हमले के बाद हाफ स्टेप किंग्स के अलावा व्यावहारिक रूप से कोई और जीवित नहीं बचेगा। फिर भी वे अपनी जानें दुश्मनों के लिए देने को तैयार थे। अगर तुम इतने मूर्ख हो तो मर जाओ। मुझे विश्वास नहीं कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट सच में इस दुनिया के मिलियंस एंड रेसेस के एनिमी बनने की हिम्मत करेगा। मर जाओ चींटियों। फेदर रेस का हाफ स्टेप किंग का चेहरा सैवेजरी में मुड़ा। उसने सच में अपने धनुष को सक्रिय किया। हवा और बादल बदल गए। स्पेस हिलने लगी जैसे वो टूटने वाली हो। मरने वाले केवल तुम लोग हो। दूसरे प्राचीन जाति के हाफ स्टेप किंग ने स्नियर किया और एक प्राचीन आरेख निकाल लिया। उसने रून्स छोड़ दिए जो सभी बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों की सुरक्षा करते थे। यह स्पष्ट रूप से एक सुरक्षात्मक राजा आइटम था जो उनके लोगों को चोट से बचा सकता था। मर जाओ घटिया चींटियों। बाकी हाफ स्टेप किंग्स ने भी अपने किंग आइटम्स एक्टिवेट किए। 10 से अधिक हमले प्रभा की ओर भेजे गए। सीनियर ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल, इन्हें मेरे लिए समाप्त करो, राघव ने कहा। अंतरिक्ष फट गया जब हवा में एक टूटा हुआ बेल प्रकट हुआ। यह ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल का असली रूप था। अनगिनत रून्स इसके चारों ओर घूम रहे थे और बेल की सतह पर चित्र प्रकट हो रहे थे। वहां पहाड़, मैदान, पक्षी, मछली और जानवर दिखाई दे रहे थे। ये सब जीवन से भरपूर दृश्य थे। ऐसा लग रहा था जैसे ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल अपना खुद का एक दुनिया बनाता है। जैसे ही ये प्रकट हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। संसार स्थिर हो गया। राघव ने महसूस किया कि अब कोई हिल नहीं सकता। यहां तक कि किंग आइटम के हमले भी हवा में रुक गए। राघव, क्या तुमने इस बारे में सोच लिया है? यह कर्मा इतना आसान नहीं है। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने जितना संभव था गंभीर स्वर में चेतावनी दी। मैंने सोच लिया है, जो भी कर्मा इस वजह से आएगा, मैं उसे सहूंगा। जब से लिटिल स्नो मरा, मैंने कसम खाई थी कि मैं खुद को रोकूंगा नहीं। मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी जान लगा दूंगा। और अगर मैं अपनी जान दे सकता हूं, तो और किस बात की चिंता करनी है? राघव ने सामने प्राचीन जाति मूर्तियों को घूरा। उनके भयावह और क्रूर मुस्कान को देखकर वे अब और भी भयानक लग रहे थे। ठीक है, तो चलो। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल घूमना बंद कर दिया। दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। स्पेस टाइम सामान्य हो गया। अब सभी ने देखा कि आकाश में ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल बाउंडलेस प्रेशर छोड़ रही थी। वे ये भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। ये बेल अचानक प्रकट हुई और अंधा प्रकाश छोड़ रही थी। जो चीज राघव को चौंका गई वो ये थी कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल द्वारा छोड़ी गई दिव्य प्रकाश ने प्राचीन जातियों के सभी किंग आइटम्स को नष्ट कर दिया। ये किंग आइटम्स अपने मास्टर्स के साथ डिसइंटेगर हो गए।
16 हाफ स्टेप किंग्स और 16 किंग आइटम इस दिव्य प्रकाश द्वारा नष्ट कर दिए गए। ये जो भी मिला उसे नष्ट कर देता। इसकी शक्ति असाधारण थी। लेकिन राघव निराश हुआ जब उसने देखा कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने हाफ स्टेप किंग्स को मारने के बाद डिवाइन लाइट वापस ले ली और हराइजन के ऊपर एक किरण बनकर गायब हो गई। ये उसकी माइंडसी में वापस नहीं लौटी। हमारा समझौता पूरा हुआ। इस बार इसे आधा एहसान माना जा सकता है। इमेमोरियल पाथ में तुम्हारे लिए हमले को ब्लॉक करने और लिटिल स्नो की आत्मा को उसके क्रिस्टल कोर में सील करने के साथ इसे एक पूरा एहसान माना जा सकता है। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हारी मदद से उन्हें सबको नहीं मारा। ये सब तुम्हारे हित में था। तुम भविष्य में समझ जाओगे। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और मुझे अपने कामों में लगना है। अलविदा। ये थे ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के राघव को अंतिम शब्द। सभी हैरान थे, यहां तक कि प्रभा भी। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब 16 आधा कदम किंग्स तुरंत गायब हो गए। ये बहुत चौंकाने वाला था। सीमा, राघव से पहला मानसिक संदेश प्राप्त करने वाली व्यक्ति सीमा थी। उसने सदमे से उबरते ही जल्दी से हाथ की सील बनाए। स्टेल्दी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बैटलफील्ड में फैल गई। प्राचीन जाति विशेषज्ञ सभी हैरान थे, अभी भी स्तब्ध थे जब उन्होंने देखा कि उनके सभी आधे कदम वाले राजा मारे गए थे और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का अनुभव नहीं किया। सावधान, कोई हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। अचानक एक प्राचीन दौड़ विशेषज्ञ जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शक्तिशाली थी ने कुछ गलत महसूस किया। आत्मा का शिखर, सपना पतन, सीमा की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फूट पड़ी। उन प्राचीन जाति विशेषज्ञों के होश उड़ गए। उनकी पलकें अचानक इतनी भारी हो गई कि वे खुल नहीं पा रही थी। नींद उनकी पकड़ में थी। वे दहशत में थे। अगर वे इस समय सो गए तो कभी भी जाग नहीं पाएंगे। वे सभी इसका विरोध करने लगे। सच कहे तो ये 16-8 अत्यंत गहन सिद्धांत रखती थी। इसमें शक्तिशाली सम्मोहन प्रभाव था। एक बार किसी ने नींद ले ली तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि इसे चुपचाप भी इस्तेमाल किया जा सकता था, बिना शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के। यह सुरक्षात्मक आत्मा वस्तुओं से भी अपनी उतार चढ़ाव छिपा सकता था। अगर इसे केवल एक व्यक्ति पर इस्तेमाल किया जाए तो चाहे उसके पास 16 आइटम हो, वो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन जब इसे हजारों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों पर इस्तेमाल किया गया तो इसका प्रभाव अधिकतम दिखाई दिया। वे केवल एक सांस के लिए नींद महसूस करेंगे। जब वे उस एक सांस में संघर्ष करेंगे तो आत्मा कला से बच जाएंगे। इस समय राघव ने अपने हाथ फैलाए और 2 निडर ऊर्जा की लहरें निकल गई। डबल ड्रैगन विनाश। 2 ड्रैगन्स एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए प्राचीन दौड़ की ओर बढ़े। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ अभी तक कोई रक्षा नहीं उठा पाए थे। वे सीमा के कारण दिमागी भ्रम में थे और राघव का हमला सीधे उन पर पड़ा। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ 2 ड्रैगन द्वारा अलग कर दिए गए। उनका खून आकाश में फैल गया। हजारों बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स में से केवल 300 जीवित बचे जो बैटलफील्ड के किनारे थे। ड्रैगन ब्लड लीजन, सभी को मार डालो, एक भी जीवित न छोड़ो। राघव पहले चार्ज हुआ। ब्लड ड्रिंकर ने एक शक्तिशाली कृपांशवी जारी की जिसने एक ही वार में 7 बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों को मार दिया। वे 7 वास्तव में दुर्भाग्यशाली थे। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन की तबाही से बचने के बाद उन्होंने अपनी किस्मत मनाने का समय भी नहीं पाया कि उन्हें मार दिया गया। एंशिएंट रेज एक्सपर्ट्स ने वापसी की, लेकिन क्योंकि वे अभी भी सीमा के भयानक आत्मा कला से बचे थे, उनके दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी। नेहा के वाइन ब्लेड्स ने उनकी बीच से काट दिया। मनोज, वाजिद, विनायक, शुभम और अर्जुन ड्रैगन ब्लड लीजन के बाकी सदस्य का नेतृत्व कर रहे थे। वे भूखे भेड़ियों की तरह तेजी से मार रहे थे। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ दहशत में थे। वे अभी भी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। उनके आधे कदम राजा मारे गए और अब हजारों को मारा गया। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सीमा की सोल आर्ट से बचने के बाद उन्होंने केवल कुछ बचने वालों को देखा। वे यह भी नहीं जानते थे कि वे अभी भी सपना देख रहे हैं या नहीं। उसी समय मर्सिलेस ब्लेड्स ने वार किया। कई मारे गए बिना यह जाने कि क्या हुआ। संसार अचानक बदल गया था। यहां तक कि भूत बनने के बाद भी
वे भ्रमित भूत ही रहेंगे। उन्हें भागने मत दो। राघव ने देखा कि कुछ बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स डर के मारे भागने लगे। 4 विशाल आंकड़े प्रकट हुए। 3 पृथ्वी ड्रैगन की सांस और दिव्य प्रकाश की एक किरण ने कई मील दूर भाग रहे फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को अलग कर दिया। शायद एक बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ एक अर्थ ड्रैगन के फायर ब्रेथ को रोक सकता था, लेकिन 3 अर्थ ड्रैगन्स और एक रेड आई सेक्रेड ब्लड फिनिक्स के कंबाइंड अटैक को नहीं रोक सकता। वे तुरंत अलग हो गए। भाग रहे लोगों को मैजिकल बीस्ट्स ने मार डाला। जो अभी भी लड़ रहे थे उन्हें काट दिया गया। कई उनकी मौत ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की तलवारों से हुई। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने अभी अभी हुई बड़ी लड़ाई के बाद अपने क्षेत्र को पूरी तरह स्टैबिलाइज कर लिया। वे अपनी नई विस्फोटक शक्ति के आदी हो गए थे। सामान्य ड्रैगन ब्लड योद्धा रैंक 3 सेलेस्टियल्स थे, जबकि दस्ते के नेता सभी रैंक 4 सेलेस्टियल्स थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उन्होंने सभी ने 10,000 स्पिरिट ब्लड का सेवन किया था और उनके पास पूरी तरह से मेल खाने वाला स्पिरिट ब्लड थी। हालांकि यह सीमा और अन्य की तरह घना नहीं थी, लेकिन सक्रिय होने पर उनकी स्पिरिट ब्लड की शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। इतने लोग एक साथ स्पिरिट ब्लड एक्टिवेट करें तो बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स भी उन्हें नहीं रोक सकते। मुझे एक भी नहीं मिला। तुम भेड़ियों। कुछ ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स बहुत धीरे थे और उनके रास्ते उनके भाइयों द्वारा अवरुद्ध हो गए। हमारी उपलब्धियां भी तुम्हारी उपलब्धियां हैं। अरे, ये साथी अभी भी जीवित है। मैं उसके लिए तुमसे लड़ूंगा नहीं। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। उस व्यक्ति ने आधा मृत फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को मार दिया और डींग मारा। कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है? मैं वही आदमी हूं जिसने एक बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ को मारा। टीच, इतनी बेशर्म मत बनो। बॉस ने इतने हाफ स्टेप किंग्स मारे, क्या उसने डींग मारा? दूसरे ने तिरस्कार पूर्वक कहा। प्रभा और एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के अन्य सदस्य बस यह दृश्य देखते रहे। लंबे समय तक कुछ कह नहीं पाए। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को खुशी से बातचीत और मजाक करते हुए देखते हुए और प्राचीन दौड़ विशेषज्ञों को काटते हुए वे इस वास्तविकता को समझ नहीं पाए। जब सभी बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स मारे गए, ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स बैटलफील्ड की सफाई करने लगे। अर्जुन चारों ओर घूमकर किंग आइटम्स के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा कर रहा था। उसकी आंखें लालच से नीली हो गई। ये किंग आइटम फ्रैगमेंट्स उस समय उसके लिए सबसे बड़े खजाने थे। राघव, इस बार तुमने वाकई बड़ी आपदा मचा दी। प्रभा ने आखिरकार सदमे से उबरते हुए कहा। उसने आह भरी, लेकिन कोई बात नहीं। चाहे तुम कितनी भी बड़ी कैलामिटी मचाओ, मैं इसे सहने में तुम्हारी मदद करूंगी। सच तो यह है, राघव ने कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे आखिरकार समझ आया कि तुमने इमेमोरियल पाथ में इतने प्राचीन नस्ल के को क्यों मारा। अगर मैं अभी भी युवा होती तो मैं भी उन्हें सबको मार देती। लेकिन यह भी अच्छा है, इतने सालों के बाद मैं, प्रभा, आखिरकार मुसीबत मचाने का स्वाद ले पा रही हूं। प्रभा मुस्कुराई जैसे कि वह अपनी युवा के वसंत ऋतु में वापस लौट गई हो। लड़ाई खत्म हुई और लूट इकट्ठा हुए। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य चुपचाप राघव को पूजा और जुनून के साथ देख रहे थे। राघव अद्भुत था। अब तुम्हारा क्या इरादा है? प्रभा ने पूछा। वो नहीं समझ पा रही थी कि राघव क्या सोच रहा है। अधर्मी मार्ग और एंशिएंट रेसेस का मामला निपट गया। अब राइटियस पाथ की बारी है। पहले मैंने अंकित को जानबूझकर छोड़ दिया ताकि मामला और जीवंत बने। केवल उसे मारना मेरी नफरत को खत्म नहीं कर सकता। मुझे एक बहाना चाहिए था कि पूरा रिमोट हेवन गैंग नष्ट कर सकूं। राघव ने कहा। तो क्या अब हम रिमोट हेवन गैंग को मारते हुए आगे बढ़ेंगे? प्रभा ने पूछा। नहीं, मुझे उन्हें समय देना होगा कि वे अपने सारे लोग इकट्ठा करें और ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ की पूरी शक्ति जुटाएं। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे मेरा नाम गंदा करें और मुझे निंदा करें। राघव ने इंडिफरेंटली कहा। क्या यह थोड़ा बहुत शातिर नहीं है? क्या तुम जानते हो कि रिमोट हेवन गैंग कितना बड़ा है? उनकी शक्ति से वे व्यावहारिक रूप से सभी धर्मी पथ विशेषज्ञ और उनके शिष्यों को इकट्ठा कर सकते हैं। प्रभा ने कहा। तो क्या हुआ? राघव ने मुंहतोड़ जवाब किया। प्रभा की त्वचा सुन्न हो गई। कुछ लोग बस रिमोट हेवन गैंग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सच नहीं जानते। वे निर्दोष हैं, है ना?
अगर वे सच नहीं जानते तो वे बिना दोष दूसरों को मार सकते हैं। एक बार जब वे दूसरों को मारते हैं और सच जान जाते हैं तो वे बस कह सकते हैं, सॉरी, मुझे पता नहीं था, और मामला सुलझ गया। इस दुनिया में कोई निर्दोष नहीं है। क्या उन अज्ञानी लोगों के पास दिमाग नहीं है? खैर, मुझे परवाह नहीं। चाहे रिमोट हेवन गैंग मुझे हैंडल करने के लिए कितने भी लोग इकट्ठा करे, वे सभी मेरे दुश्मन हैं और मैं उन्हें सबको मार दूंगा। सेक्ट मास्टर, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है तो तुम्हें इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं। राघव ने कहा, क्या बकवास है। क्या मैं वो हूं जो आधे रास्ते में छोड़ देती हूं? अगर तुम्हें मारना है तो बड़ी बहन तुम्हारे साथ जाएगी। प्रभा ने कहा। राघव हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। थोड़ा अपमानित प्रभा को देखते हुए उसने गर्मजोशी महसूस की। इस दुनिया में अभी भी कई लोग थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। काश मुझे पहले पता होता कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल इतनी राक्षसी थी। मुझे चीजों की सही योजना बनानी चाहिए थी। राघव ने निजी कमरे में बैठकर पछतावे भरी नजरों से कहा, कौन सोच सकता था कि टूटी, लगभग गिरती हुई ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल इतनी भयानक होगी। ये बिना किसी मेहनत के हाफ स्टेप किंग्स को मार देती थी और किंग आइटम्स उसके लिए बस खिलौने भर थे। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल असाधारण शक्तिशाली थी। अभी उसका सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड गायब हो चुका था, लेकिन उसने अंकित से अभी भी बदला नहीं लिया था। वो थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। काश वह प्राचीन दौड़ और रिमोट हेवन गैंग दोनों को एक साथ खींच पाता तो ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल उन्हें एक साथ नष्ट कर सकती थी। लेकिन पछतावा अब बेकार था। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल पहले ही चली गई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या वह इसे कभी फिर देख पाएगा। इसके अलावा कुछ और भी था जो उसे बेचैन कर रहा था। जब वह समुद्र विस्तार तक पहुंचा, वह रहस्यमय आवाज प्रकट नहीं हुई थी। असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के 5वें स्टार की पिल फॉर्मूला भी प्रकट नहीं हुई। क्या यह संभव है कि 5वां स्टार प्राप्त करने के लिए उसे पहले बुनियादी निर्माण तक पहुंचना होगा? असुरा सुतरा बॉडी आर्ट बाकी साधना तकनीकों से पूरी तरह अलग था। वह दूसरों की तरह कल्टिवेट नहीं कर सकता था, जिससे उसे यह नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। वह अभी भी असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के बारे में बहुत कम जानता था। सौभाग्य से असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के अलावा उसके पास ड्रैगन ब्लड बॉडी टेम्परिंग आर्ट भी थी। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर, जिसे वो समन कर सकता था, अब उसका सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड था। राघव। अचानक उसके कमरे का पत्थर का दरवाजा धक्का लगते ही खुल गया। प्रभा अंदर आई और उसके सामने बैठ गई। कोई खबर है? राघव ने पूछा। पूरा पूर्वी बंजर भूमि उथल पुथल में है, प्रभा ने आह भरी। कैसे नहीं होता? एंशिएंट रेसेस ने पूरी शक्ति के साथ एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को दबाने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन परिणाम स्वरूप उन्हें नष्ट कर दिया गया। सच कहे तो उस समय एंशिएंट रेसेस ने जानबूझकर दूसरों का ध्यान आकर्षित किया था। उनकी यात्रा उनके माइट को दिखाने के लिए थी। अनगिनत लोग आसपास थे और उन्होंने फोटोग्राफिक जेड्स एक्टिवेट किए थे ताकि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के विनाश का दृश्य रिकॉर्ड कर सके। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो वे रिकॉर्ड करेंगे वो एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के विनाश से भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। पूरा ईस्टर्न वेस्टलैंड पैनिक में था, खासकर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के छोटे अधिकार जो रिमोट हेवन गैंग के साथ खड़े थे। हर दिन वे डर के साथ जी रहे थे कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट उन्हें ढूंढकर हिसाब चुकाएगी। सबसे डरावनी स्थिति रिमोट हेवन गैंग की थी। जो शर्मनाक कृत्य कर चुके थे वे हमेशा सबसे डरते थे। अभी रिमोट हेवन गैंग उल्टी हुई चींटियों के घोंसले जैसे थे। वे सब कुछ कर रहे थे ताकि अन्य शक्तियों को आकर्षित कर सके। उनके तरीके अज्ञात थे। जैसे ही राघव के निर्दयी तरीके ईस्टर्न वेस्टलैंड को हिला रहे थे, रिमोट हेवन गैंग ईस्टर्न वेस्टलैंड के अधिकांश शक्तियों को इकट्ठा करने में सफल रहा। राघव, तुम्हें वास्तव में विश्वास है? प्रभा चिंतित थी। हालांकि उसे ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल का मूल नहीं पता था और उसने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल उसे एक हमले के बाद चली गई। उसने ये स्पष्ट देखा था। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल की शक्ति उसकी समझ से परे थी, लेकिन वह जानती थी कि ऐसी दिव्य हथियार राघव जैसे मास्टर को स्वीकार नहीं करेगी। अन्यथा यह अब उसके नियंत्रण में होती।
इसकी प्रस्थान से स्पष्ट था कि इसने केवल एक बार राघव की मदद करने के लिए समझौता किया था। यही कारण था कि प्रभा चिंतित थी। राघव ने शेक किया। नहीं, मेरा सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड चला गया। तो फिर क्यों ना हम चीजों को धीमा कर दें और थोड़ी देर इंतजार करें, प्रभा ने सुझाव दिया। राघव बहुत निर्दयी था। उसने पहले ही हेड सेक्ट को इस मामले के बारे में विशेष आध्यात्मिक संदेश से सतर्क किया था। वे जल्दी विशेषज्ञ भेज देंगे। प्रभा के अनुसार सबसे बुद्धिमान निर्णय यह था कि हेड सेक्ट के विशेषज्ञों के आने तक इंतजार किया जाए। आखिरकार राघव ने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिया था। अगर रिमोट हेवन गैंग के पास कुछ अज्ञात ट्रम्प कार्ड्स हो तो यह उनका अंत होगा। मैं समझ गया, संप्रदाय गुरु, मुझे बड़ी बहन कहो, प्रभा ने कहा। ठीक है बड़ी बहन, मैं समझ गया कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन यह बेकार है। राघव ने शेक किया। क्या बेकार है? मुझे समझ नहीं आया। राघव ने आह भरी। सच कहे तो इमेमोरियल पाथ के दौरान मैं हमेशा सावधान था और किसी को उकसावे नहीं दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी लोगों को रक्षा करने की, लेकिन जब समय आया मैं फिर भी दुश्मनों से घिर गया। मैं सतर्क और आरक्षित था, लेकिन फिर भी लिटिल स्नो की मौत हो गई। इस बार मैंने आखिरकार देखा कि मेरा असली दुश्मन कौन है। ये शापित स्वर्ग है। चाहे मैं कितना भी योजना करूं, मैं हेवंस को मात नहीं दे सकता। इसलिए अब मुझे योजना करने की कोई परवाह नहीं है और न ही मैं दूसरों की योजनाओं की परवाह करता हूं। मैं अपनी मूल मानसिक स्थिति ढूंढना चाहता हूं। मैं अब अपने समस्याओं को संभालने के लिए स्मार्ट्स पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करूंगा। मुझे अपना पुराना सेल्फ ढूंढना है, वो युवा, अभेद्य और थोड़ा मूर्ख स्वयं जो गर्म रक्त से भरा था। मेरे पास कोई योजनाएं नहीं है। मैं बस अपने भाइयों को लेकर अपने दुश्मनों को वध करूंगा। अगर हम किसी पहाड़ से टकराएंगे तो उसे विभाजित कर देंगे। अगर किसी नदी से टकराएंगे तो वो हमारे लिए अलग हो जाएगी। और अगर हमारी जिंदगी इतनी मजबूत नहीं है कि हम जीवित कर सके तो हम सब एक साथ मर जाएंगे। 18 साल बाद हम फिर से पुनर्जन्म होंगे और एक बार फिर अपने दुश्मनों से लड़ेंगे। राघव की आंखों में डिटर्मिन्ड लाइट चमक रही थी। उसने पाया कि जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ी, उसने अपना पुराना आत्म खो दिया था। अगर वो शुरुआत में ही शातिर होता, अगर उसने जितना भी प्राइस लगाना पड़ा अपने विरोधियों को मारने के लिए, तो अब कौन उसे भड़काने की हिम्मत करता? अभी उसे एक पागल आदमी होना था, एक रक्त पिपासु निर्दयी आदमी। वो अपने सभी दुश्मनों को डराएगा ताकि कोई भी उसके खिलाफ सबसे छोटी दुश्मनी भी न दिखा सके। अब वो बेहद शांत था। वह विरोधियों के ट्रम्प कार्ड्स को लेकर योजना नहीं कर रहा था। वह हेवंस को मात नहीं दे सकता तो कोई पॉइंट नहीं था। उसका चॉइस सबसे सरल, सबसे सीधे मेथड का था, अपनी जान पर लड़ना। लिटिल स्नो की मौत ने उसे कल्टिवेशन का सार स्पष्ट रूप से दिखा दिया। सभी संसाधन और अवसर हत्या और लड़ाई के माध्यम से प्राप्त होती है। जब से उसने कल्टिवेशन पाथ पर कदम रखा, वो तरह या नरम नहीं रह सकता। ये उसकी मौत का कारण बनेगा। अगर केवल उसकी अपनी मौत होती तो ठीक था, लेकिन मूर्खतापूर्ण दयालुता उसकी लोगों की मौत भी लाएगी। यह सबसे मूर्खतापूर्ण हिस्सा था। बड़ी बहन, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। मैं सच कहे तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। यह 1000 साल की जिंदगी एक सपना जैसी रही। मैंने देखा कि लोग पैदा होते हैं, परिपक्व होते हैं, बूढ़े होते हैं और मरते हैं। मैंने खुशी देखी और मैंने उदासी देखी। मैंने मुड़े हुए चेहरे और बदसूरत मामलों देखे। मैंने बहुत कुछ अनुभव किया। बड़ी बहन, क्या तुम्हें जीने से थकान हो गई है? राघव चौंका था। ब्राट, मैं काफी खुश हूं। मैं कैसे मरना चाहूं? प्रभा ने उसे चकाचौंध किया।